In the name of Allah, who is the most beneficent and the most merciful, I hope that you are in a good best health and spirit. दिस इज मी अब्दुल रहमान यासीन। बात करेंगे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान 1973 के बारे में। 1973 का जो आज जो हमारा आइन है, इसका जो हमने आर्टिकल पढ़ना है वो 7 और 8 है। इससे पहले और इससे आने वाली जितनी भी वीडियोस हैं आपको यूट्यूब पर मिल जाएंगी। आप कोई भी जो है ना वो आर्टिकल कॉन्स्टिट्यूशन पाकिस्तान 1973 और आगे आप जो भी आपको आर्टिकल नीड है उस आर्टिकल को लिख के बाय अब्दुल रहमान यासीन लिखेंगे तो आपको सारे आर्टिकल मेरे मिल जाएंगे जो कॉन्स्टिट्यूशन पर मैंने लेक्चर दिए हैं। आज जो मैंने लेक्चर आपको देना है वो सेक्शन आर्टिकल 7 और आर्टिकल 8 के ऊपर है। आर्टिकल 7 क्या कहता है? आर्टिकल 7 आपको कहता है डेफिनेशन ऑफ द स्टेट। ये जो स्टेट की डेफिनेशन है, स्टेट की जो तारीफ है वो किसने कर दी? आर्टिकल 7 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान 1973 ने कर दी। आर्टिकल 7 क्या कहता है? आर्टिकल 7 आपको डेफिनेशन बताता है। डेफिनेशन किसकी? स्टेट की। डेफिनेशन ऑफ द स्टेट हेडिंग है उसकी। आइए मैं इसको पढ़ता हूं। इन दिस पार्ट, इस पार्ट में, अनलेस द कॉन्टेक्स्ट अदरवाइज रिक्वायर्ड, जब तक साको सबाक का तकाजा ना हो, जब साको सबाक का तकाजा ना हो, द स्टेट जो रियासत है, रियासत मीन द स्टेट मीन द फेडरल गवर्नमेंट। उसके बाद पार्लियामेंट यानी कि फेडरल गवर्नमेंट, मजलिस शुरा पार्लियामेंट, और फिर तीसरी चीज आप प्रोविंशियल गवर्नमेंट एंड अ प्रोविंशियल असेंबली यानी कि वफाक, उसके बाद वफाक का पार्लियामेंट, सूबाई हुकूमत, सूबाई असेंबली यानी कि पार्लियामेंट, उसके बाद पहली चीज पार्लियामेंट, फेडरल गवर्नमेंट, उसके बाद अपना प्रोविंशियल असेंबली एंड प्रोविंशियल गवर्नमेंट। उसके बाद कहता है एंड लोकल अथॉरिटीज या कोई लोकल किस्म की अथॉरिटीज हैं, एंड अदर अथॉरिटीज, वो तमाम लोकल या वो बाकी अथॉरिटीज जिनको ये हक हासिल है किसके जरिए? बाय लॉ इम्पावर्ड, जिसको लॉ के जरिए इम्पावर किया गया किसके लिए कि वो इम्पोज कर सके, क्या इम्पोज कर सके? टैक्स। तो ऐसी अथॉरिटीज जो या जो भी अथॉरिटीज जो टैक्स को इम्पोज कर सके या इम्पोज करे या इम्पोज करवाया जाता है उन अथॉरिटी से, वो क्या कहलाती हैं? वो स्टेट कहलाती हैं। मैं दोबारा पढ़ देता हूँ जी। इन दिस पार्ट, इस पार्ट में जी, द स्टेट मीन द फेडरल गवर्नमेंट, मजलिस शुरा पार्लियामेंट, a provincial government, a provincial assembly, and such local or other authorities in Pakistan as by the law empowered to impose tax। ऐसी तमाम अथॉरिटीज और प्रोविंशियल असेंबली और प्रोविंशियल गवर्नमेंट विभाग और कह लें कि पार्लियामेंट, ये क्या कहलाएगा? ये स्टेट कहलाता है। ये हमें आर्टिकल 7 ने क्लियर कट इसकी तारीफ बता दी है कि स्टेट क्या होता है। आर्टिकल से 8 क्या कहता है? आर्टिकल 8 कहता है लॉ इनकॉन्सिस्टेंट विद इन डेरोगेशन ऑफ फंडामेंटल राइट टू बी वॉइड। ऐसा कोई भी लॉ जो कि ह्यूमन राइट्स, जो इस चैप्टर में बताए गए ह्यूमन राइट्स के अगेंस्ट यानी कि मुतसादम या फिर डेरोगेशन, ह्यूमन राइट्स की तजलील करता है, ऐसा लॉ क्या कहलाया जाएगा जी? वॉइड यानी कि कालादम कहला दिया जाएगा। ठीक है जी। अच्छा, इसको हम पढ़ते हैं। आर्टिकल 8 का क्लोज हम पढ़ते हैं 1। एनी लॉ, कोई ऐसा लॉ, और एनी कस्टम या कोई रिवाज, और यूजेज या कोई यूजेज हैविंग द फोर्स ऑफ लॉ, के पास कानून की ताकत है, लॉ की ताकत है, इन सो फार एज इज इनकॉन्सिस्टेंट विद द राइट कॉन्फर्ड बाय दिस चैप्टर शेल द इंटेंट ऑफ सच इनकॉन्सिस्टेंसी बी वॉइड। यानी कि वो कहता है, पहले मैं दो चीजें यहाँ पर इस आर्टिकल में दो चीजें समझाई गई हैं। पहली चीज कि कोई भी ऐसा लॉ जो इंसानी हकूक के अगेंस्ट बनता है, उसकी तजलील करता है या उसके मुतसादम है, ऐसा लॉ वॉइड होगा, पूरे का पूरा वॉइड। एक कंडीशन। दूसरी कंडीशन इस आर्टिकल में बताई गई है कि ऐसा लॉ बनाया गया, वो सारे का सारा तो गलत नहीं है, लेकिन उस लॉ का एक खास पर्टिकुलर हिस्सा जो है ना वो गलत है। क्यों गलत है? कि वो इस चैप्टर में बताए गए जितने भी कवानीन हैं, इंसानी हकूक हैं, उसके मुतसादम है, उसके अगेंस्ट है, उस हद तक जिस हद तक वो इनके इसमें मुतसादम कहलाया जा रहा है। ये ह्यूमन राइट्स है, ये लॉ है। सारे का सारा लॉ गलत नहीं, आधा हिस्सा इंसानी हकूक के मुतसादम है, अगेंस्ट है, तो वो जितना अगेंस्ट है सिर्फ उतना ही कालदम कहला दिया जाएगा, सारा नहीं कहला जाएगा। ठीक है। अच्छा, एक लॉ बना, वो सारा ही क्या है जी? इस चैप्टर में बताया जितने भी कवानीन है, हकूक है, इंसानी हकूक, उसके अगेंस्ट, सारे उसके अगेंस्ट है, तो लॉ सारे का सारा वो वॉइड होगा। अगर थोड़ा जितना हिस्सा है उस हद तक वो कालदम कहलाया जाएगा। ये हमारा क्लोज। उसके बाद जैसे क्लोज टू कहता है द स्टेट शेल नॉट मेक। अब ये स्टेट को मुखातिब करता है कि स्टेट भी सुन ले, स्टेट नॉट शेल मेक एनी लॉ, कोई ऐसा लॉ नहीं बनाएगी। ठीक है जी। टेक अवे और अब्लिजिज द राइट्स ऑफ कन्फर्ड तकफीफ एनी लॉ मेड इन द कंट्रावेंशन ऑफ दिस क्लोज शेल टू एक्सटेंड सच कंट्रावेंशन टू बी वॉइड। स्टेट पे ऐसा कोई लॉ नहीं बनाएगी जिसके जो
यानी कि किसकी करती है जी, जो ये बताई क्लॉज बताई गई है इसकी खिलाफ वर्जी करती है। खिलाफ वर्जी क्या है जी, आपका आर्टिकल 1 कह रहा है कि कोई ऐसा लॉ नहीं बनेगा जो ह्यूमन राइट्स के अगेंस्ट होगा, वो आर्टिकल ला दिया जाएगा। आर्टिकल 2 कहता है कि स्टेट भी कोई ऐसा लॉ नहीं बनाएगी जो इस क्लॉज की क्या करेगी, खिलाफ वर्जी करेगी। अगर ऐसा लॉ बन जाता है तो क्या होगा जी, बी वॉइड, ये काला दम करा दिया जाएगा। अच्छा जी, उसके बाद इसकी जो इसका जो थर्ड क्लॉज है, द प्रोविजन ऑफ दिस आर्टिकल शैल नॉट अप्लाई, ये जो प्रोविजन हमने पढ़ी ये अप्लाई नहीं होगी किसके ऊपर, आर्मी के ऊपर अप्लाई नहीं होगी, किसके ऊपर, पुलिस के ऊपर अप्लाई नहीं होगी, या कोई वो बाकी कोई फोर्सेस उनके ऊपर अप्लाई नहीं होगी। क्यों क्यों अच्छा, इस जो है ना इस चैप्टर में बहुत सारे राइट्स हैं, राइट टू इलेक्शन, राइट टू वोट, राइट टू स्पीक, उसके बाद फ्रीडम ऑफ राइट टू लाइफ। एक जो शख्स जो सरहद पे खड़ा हुआ है, सुबह ईद है, ठीक है, तो सभी लोग जो है ना एंजॉय करते हैं ईद के दिन। अब सुबह ईद है, वो भी कहेगा मेरा राइट है, ये आइन ये कह रहा है कि मेरा राइट है, राइट टू एंजॉय, तो मेरा दिल करता है कि मैं जाके एंजॉय करूं। लेकिन ये शिक उन पे नहीं अप्लाई हुई। क्यों? क्योंकि उन्होंने मेंटेन करना है अमन अमा को, मुल्क में अमन को और पब्लिक ऑर्डर को मेंटेन करना है, इसलिए ये उन पर अप्लाई नहीं होगी। उनको ड्यूटी कर, देखा ना आपने अक्सर इनके शादी कह रहा हूँ कि कोई इवेंट होता है, कोई बड़ा त्यौहार होता है, ईद होती है, छोटी ईद या बड़ी ईद, लेकिन आपको अपना वो सड़कों के ऊपर सार्जेंट नजर आएंगे, आपको सरहदों पर फौज नजर आएगी, आपको पुलिस थानों में नजर आएगी। क्यों? क्योंकि शिक उन पर अप्लाई नहीं होती। अगर अप्लाई होती होती वो तो फिर थाने तो सारे बंद हो गए, आर्मी तो सारी वापस आ गई घर में, नहीं, उन पर अप्लाई नहीं होती, वो अपनी ड्यूटीज परफॉर्म करेंगे। ठीक है जी, पढ़ लेते हैं, दोबारा पढ़ लेते हैं। एनी लॉ रिलेटिंग द मेंबर ऑफ आर्म फोर्स, जो आर्म फोर्स का मेंबर है, और द पुलिस और सच अदर अथॉरिटीज आर एंगेज विद द मेंटेनेंस ऑफ द पब्लिक ऑर्डर फॉर द पर्पस ऑफ द इंश्योरिंग द प्रॉपर डिस्चार्ज ऑफ देयर, अपनी ड्यूटीज के सरंजाम के लिए, और द मेंटेनेंस ऑफ द डिसिप्लिन, या नज़्म को कायम करने के लिए, क्या जी ये इनके ऊपर लागू नहीं होगी। ये 3 ये कहता है। इसके बाद 3B कहता है, any of the law specified in the first schedule in the force immediately before the commencing day as or amend by any of the law specified in that schedule, यानी फर्स्ट शेड्यूल में जितने भी लॉ एंड रूल मेंशन हैं वो एज इट इज, चाहे वो अमेंड किए गए या अमेंड नहीं किए गए, एज इट इज ही वो क्या, वो अप्लाई रहेंगे, उन पर ये प्रोविजन लागू नहीं होती। उसके बाद वो कहते हैं यहाँ पे दूसरे अदर लॉ जो कि फर्स्ट शेड्यूल में मेंशन है, ठीक है, उनको इस बेस पे कालादम नहीं किया जाएगा कि वो इस चैप्टर के क्या है जी, वो अगेंस्ट है। मैं पढ़ लेते हैं, इसको मैं रीड कर लेता हूँ। एंड नो सच लॉ नोर एनी प्रोविजन, ना गुला ना कोई शिक, देयर शैल बी वॉइड नो ऑन द ग्राउंड ऑफ दैट सच लॉ और सच प्रोविजन इज इनकंसिस्टेंट विद दिस चैप्टर, कि इस चैप्टर के अगेंस्ट है तो जी वो उसको क्या कर दो जी, वोट कर दो। पहले चैप्टर में मौजूद जितने भी लॉ हैं इस बेस के ऊपर बोला वाइट नहीं किए जाएंगे कि वो इस चैप्टर के अगेंस्ट हैं। ये 2 अपना ये आर्टिकल 8 का क्लोज 3B कहता है, उसका सब क्लोज 1 और 2। अब आर्टिकल 8 का हमने पढ़ना है क्लोज 4, नॉट विथ स्टैंडिंग anything contained in the paragraph B of the clause 3 within the period of 2 years for the commencing day, the appropriate legislature shall bring the law specified in the part 2 of the first schedule into the community in the conformity with the right conferred by this chapter। यानी कि शेड्यूल 1 में अगर कोई ऐसे लॉ जो कि अगेंस्ट हैं ह्यूमन राइट्स के, फंडामेंटल राइट्स के जो चैप्टर बताए गए हैं, तो क्या होगा जी, लेजिस्लेचर उसको 2 साल के अंदर अंदर जो है ना वो उसको ठीक करके जो है ना वो इसको पेश करेगा। और अगर उसने फिर ये भी कहा, प्रोवाइड किया, प्रोवाइडेड एट अप्रोप्रिएट लेजिस्लेचर में भी रेजोल्यूशन एक्सटेंड द पीरियड ऑफ 2 ईयर बाय अ पीरियड ऑफ नॉट स्टडिंग 6 मंथ, यानी कि 6 माह वो मजीद ले सकता है पार्लियामान, 6 माह 2 साल से एक्स्ट्रा ले सकता है, लेकिन ये जो 6 माह लेने हैं इसकी रीजन बतानी पड़ेगी, अदरवाइज नहीं ले सकते। तो ये 6 माह तक हम मजीद एक्सीड कर सकते हैं, इससे ज्यादा एक्सीड नहीं कर सकते। ठीक है जी, उसके बाद द राइट कन्फर्ड बाय दिस चैप्टर शैल नॉट बी सस्पेंड, इस चैप्टर में बताए गए जितने भी राइट्स हैं सस्पेंड नहीं किए जा सकते, नहीं होंगे, लेकिन उसने कहा एक्सेप्ट, लेकिन सिवाय इसके एज एक्सप्रेसली प्रोवाइड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन। लेकिन अगर आइन ने कोई ऐसी सूरत हाल बताई है कि ये वो सूरत हाल है, जब ये सूरत हाल नाफिज हो तो ये जो आपके राइट्स हैं ये सस्पेंड हो सकते हैं। मार्शल लॉ लगा लें मिसाल के तौर के ऊपर, या कोई एमरजेंसी कंडीशन लगा लें, या कोई ऐसी कंडीशन लगा लें, इसका कंडीशन का तो पता नहीं होता,
कौन सी इमरजेंसी कब नाफिज हो जाए। तो आइन ने अगर वो बता दिया है कि ये वो कंडीशंस हैं, इन कंडीशंस के ऊपर अगर आइन ने बताया हुआ है कि इस पे आपके राइट्स ये सस्पेंड हो सकते हैं तो हो सकते हैं, अदरवाइज अगर आइन ने नहीं कहा तो आपकी जो राइट्स हैं वो क्या हो सकते हैं, वो सस्पेंड नहीं हो सकते। ये हमने आज पढ़ा। आज हमने आर्टिकल 7 आर्टिकल 8 पर, आर्टिकल 8 7 कहता है वो तशरीह करता है कि आपकी स्टेट क्या है, तो स्टेट की तारीफ करता है। आर्टिकल 8 बताता है कि आपको कोई लॉ भी जो है ना वो आपकी फंडामेंटल राइट से अगेंस्ट नहीं बनेगा, इसको जो है ना वो सस्पेंड नहीं किया जाएगा। और फिर ये आगे जो चैप्टर था वो दरअसल वो किसके बारे में था, वो इस बारे में था, स्टेट डेफिनेशन के बारे में। और कोई भी लॉ नहीं बन सकता किसके अगेंस्ट, आपके फंडामेंटल राइट्स के अगेंस्ट। नेक्स्ट वीडियो के लिए इंतजार कीजिएगा। अब तक मुझे दीजिए इजाजत। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। थैंक यू।